गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 3 जून का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज़ है पराग्वे के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा। पराग्वे के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की भारत यात्रा। ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं पराग्वे के राष्ट्रपति। आपको पराग्वे के बारे में पहले से पता होगा, मैं मान के चलता हूँ। फिर भी ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका। ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। तो ये कहाँ से आए हुए हैं? दक्षिण अमेरिका से। और ये आपका ब्राज़ील वाला पोर्शन है, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये यहाँ उरुग्वे पड़ता है, यहीं पर पराग्वे है। ठीक है, लैंड लॉर्ड कंट्री है पराग्वे। तो यहाँ से आए हैं भारत की यात्रा पर। इनका नाम क्या है प्रेसिडेंट का? मिस्टर सेंटियागो पेना। सेंटियागो पेना नाम है, मिस्टर पेना। नाम लास्ट का सेंटियागो पढ़ रखी, याद हो जाएगा। सेंटियागो पेना, मिस्टर पेना, ये यात्रा पर आए हुए हैं भारत की। तो इन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो है संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। कैसे? ये पराग्वे है और यहीं पर उरुग्वे है, ये नीचे अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना का पोर्शन हो गया नीचे। इधर ये है ब्राज़ील। ठीक है, और ये उरुग्वे यहाँ पर पड़ता है और ये पराग्वे। 4 देश हैं ये। ठीक है, ये 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है मर्कोसुर। MERCOSUR। ये उनकी भाषा में है लैंग्वेज, तो फुल फॉर्म इसका जो भी हो। तो ये एक व्यापारिक संगठन है, ट्रेड ब्लॉक है इनका। तो इन्होंने कहा BLOC, इनका कहना है कि भारत को चाहिए कि मर्कोसुर के साथ या पराग्वे के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करें, स्ट्रेटजिक स्तर पर ले जाए। क्यों? कहा कि इससे पहले भी भारत ने मर्कोसुर के साथ PTA कर रखा है। क्या कर रखा है? PTA। भारत का इसके साथ में क्या है? मर्कोसुर के साथ में PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब व्यापार में भारत को तरजीह मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। कहाँ? इन देशों में जब हम अपना सामान भेजते हैं तो वहाँ पर हमें प्रेफरेंस दी जाती है बाकी जो देशों के उत्पाद आते हैं उनकी तुलना में। तो ये भारत ने मर्कोसुर के साथ में क्या कर रखा है? PTA। कब किया था भारत ने PTA? 2004 में। तो इसी के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। तो मर्कोसुर के बारे में इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि 4 बातें पता हों। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ कितने मेंबर हैं, सदस्य कितने हैं? 4। क्या नाम है इनके? मैं थोड़ा सा फिर से स्पष्ट करता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको डाउट लग रहा हो। तो ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका ब्राज़ील, इसको आप मान लीजिए उरुग्वे, और यहीं कहीं पर पराग्वे होगा, और ये होगा आपका अर्जेंटीना। ये आपका होगा अर्जेंटीना। ठीक है, ये आपका अर्जेंटीना। तो पराग्वे अंदर लैंडलॉर्ड कंट्री है। तो ये 4 देश मिलकर बनाए हैं मर्कोसुर को। तो नाम क्या हो गए? पहला हो जाएगा आपका ब्राज़ील, दूसरा हो जाएगा अर्जेंटीना, और बीच के 2 हैं उरुग्वे और पराग्वे। उरुग्वे और पराग्वे। तो ये 4 देश हैं। इन्हीं 4 देशों में कहीं हेडक्वार्टर होना चाहिए।
तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? माउंट वीडियो। वीडियो या वीडियो दोनों चीज़ें लिखते हैं। तो यहीं पर इसका मर्कोसुर का मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी, कौन सी संधि से हुई? तो पराग्वे की राजधानी क्या है? असंसियन, ये इसकी राजधानी है। इसी के यहीं पर हुई थी संधि, असंसियन संधि। इसी से संधि ये कब हुई थी? 1991। संधि या समझौता बोलते, संधि से बेहतर है एग्रीमेंट लिखिए आप, समझौता। संधि में हिंदी में दूसरा भाव आता है, हालांकि होता है असंसियन ट्रीटी, ट्रीटी को संधि बोलते हैं, बट संधि से बेहतर शब्द है समझौता, आप याद रखेंगे बेटर है। तो भाव समझना है आपको। 1991 में समझौता किया था, असंसियन ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत मर्कोसुर अस्तित्व में आया, जिसमें 4 देश थे और हेडक्वार्टर माउंट वीडियो में है, जो कि उरुग्वे की राजधानी है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। भारत ने इन्हीं के साथ में, मर्कोसुर के साथ में पीटीए किया था। अब देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, वो तो आपने महत्वपूर्ण थी ही, और क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय ब्लॉक है। ब्लॉक से बेहतर ट्रेड ब्लॉक है, क्योंकि ये व्यापार करते हैं आपस में। क्षेत्रीय ब्लॉक या क्षेत्रीय संगठन है, दोनों भी बातें हैं। क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन है। क्षेत्रीय क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ 4 देश है, वो कहाँ के? साउथ अमेरिका के। अफ्रीका कोई देश होता, एशिया का भी एक देश होता, तो कह देते कि ग्लोबल है। तो जब भी एक क्षेत्र के देश हो, जैसे कि आप जानते हैं महाद्वीप है हमारे भारत पूरे विश्व में, तो जब एक ही महाद्वीप के देश उसमें शामिल हैं तो हो जाते हैं क्षेत्रीय, या कुछ क्षेत्र के लोग शामिल हैं। तो ये क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय ट्रेड ब्लॉक है, वैश्विक नहीं है। तो क्षेत्रीय और वैश्विक का अंतर स्पष्ट रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में इन्हीं शब्दों का खेल हो जाता है। पता तो आपको सारा होता है, बट कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। प्लस और क्या है, ये क्षेत्रीय ट्रेड ब्लॉक है, साउथ अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका का ट्रेड ब्लॉक है, बात तो वही है। हो सकता है यूपीएससी में दक्षिण अमेरिका की जगह नॉर्थ उत्तरी अमेरिका कर दे। तो हमको यही याद रखना है, ध्यान देना है, मैप याद रखना है, और सारे सोल्यूशन मिलते जाएंगे। ये एक कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट में क्या होता है? इस देश का सामान उस देश में आसानी से आ जा सकता है। मतलब ये चारों देश जैसे इसके अंदर हो गए चारों देश, तब कहीं से भी सामान आ रहा तो उस पर अपना ड्यूटी लगेगा, जो भी लगेगा। लेकिन इन देशों के बीच जो सामान है, 4 देश हैं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सामान्य बाजार है, कॉमन मार्केट है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य इसका है फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार को क्या करना? प्रमोट करना। फ्री ट्रेड को प्रमोट करना या प्रोत्साहित करना, ताकि क्यों? ताकि वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही मुक्त रूप से हो सके। तो जब मुक्त व्यापार किया आएगा, बात आएगी, तो उसका एडवांस वर्जन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का लोगों का आवाजाही स्वतंत्र रूप से हो, मुक्त रूप से। तो ये हो गया इसके बारे में जो हमें जानना था, ट्रेड ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट है एक न्यूज है, फ्रांस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला का मतलब छाता होता है, वो तो बात सही है, बट यहाँ पर क्षेत्र से तात्पर्य है। कितने लोग क्षेत्र को कवर करता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब एक बड़ा सा। अम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला का भाव आपको यहाँ लेना है, ठीक है। अम्ब्रेला कैसा होता है, जैसे ये है, तो अम्ब्रेला कुछ ऐसा होता है ना। तो जब ये ऐसा होता है अम्ब्रेला, तो ये समझ लीजिए कि फ्रांस है इधर, ठीक, इसके नीचे, ये फ्रांस का। अब इसके नीचे और कितने देश आ सकते हैं, मतलब फ्रांस का न्यूक्लियर हथियार है, नाभिकीय हथियार इसके पास है, ये नाभिकीय हथियार से बना हुआ अम्ब्रेला है। इसके नीचे ये कितने लोगों को सुरक्षा देगा, किनको इनके दायरे में लेकर आएगा, दैट इज, इसका मतलब ये है अम्ब्रेला का, ठीक है। तो जहाँ कहीं यूज होता है तो इस भाव से यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें न्यूज़ में क्यों है और क्या करना क्या है, हमारे मतलब का इसमें क्या है। न्यूज़ में इसलिए है, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि फ्रांस किसी देश में, किसी देश से मतलब यहाँ यूरोप का देश है, विश्व का कोई भी देश नहीं, कि फ्रांस यूरोप के किसी देश में अपना न्यूक्लियर वेपन, कौन सा वेपन, नाभिकीय हथियार तैनात कर सकता है, लेकिन खर्चा उसी को देखना होगा, लेकिन खर्च उस देश, वह देश देखेगा, हम उस पर कंट्रोल करेंगे, देश पर नहीं, हमारा जो वेपन होगा उस पर हमारा ही कंट्रोल बना रहेगा। ये था इनका बयान इंटरव्यू में जो इन्होंने कहा। मतलब ये कि ये अपना नाभिकीय हथियार किसी भी देश को देने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर नियंत्रण फ्रांस का रहेगा। अब हम समझते हैं इसके आगे की कहानी क्या है, इतने बयान का इनका मतलब क्या है। अच्छा, मामला क्या है इस समय चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं रूस का और यूक्रेन का वार चल रहा है। यूक्रेन के पड़ोस में ही सारा यूरोप है ना। अब यूरोप पड़ोस में ही है तो यूरोप को भी क्या है, डर है। किस बात का, यूरोप को डर है इस बात का कि नाभिकीय हथियार, कि कहीं ऐसा ना हो कि नाभिकीय हमला हो जाए, किसके द्वारा, रूस के द्वारा, कहीं रूस नाभिकीय हमला ना कर दे, कहाँ, यूरोप पर, क्योंकि हम भी तो बगल में ही हैं। तो यूरोप से सुरक्षा का डर, सॉरी, यूरोप को क्या डर है, सुरक्षा का, अपनी सुरक्षा की चिंता है। किसकी चिंता है, सुरक्षा की चिंता है यूरोप को, यूरोपीय यूनियन को। इसलिए यूरोप के देश इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि नाभिकीय हथियारों को और देशों में भी लगाया जाए। लेकिन एक बात तो ये हो गई, कारण ये है, लेकिन यूरोप के जो देश हैं उन्होंने एक संधि कर रखी जिसका नाम है नाटो। नाटो में यूरोप के देश शामिल हैं, सारे देश नहीं लेकिन लगभग देश शामिल है यूरोप के देश। और कौन है इसका, अमेरिका। अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये है नेता, क्या है, नेता, लीड करता है। क्यों, क्योंकि भैया इसी ने ही बनाया था। कब बनाया था, जब, कब, जब बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध का बाद इसको बनाया था, और कोल्ड वार एरा में खूब ये चर्चित में रहा, चर्चा में रहा। उद्देश्य क्या है ये, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका, और टी फॉर ट्रीटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कुछ नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है नाम से, तो ये है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा,
सिक्योरिटी सुरक्षा संगठन है। यह एक संगठन है जो यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा को लेकर बनाया गया था। किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये एक देश है, एक ये देश है, एक ये देश है, एक ये है, ऐसे मान लीजिए 40-50 देश है, आपस में मिल गए, इन्होंने समझौता कर लिया। क्यों? कैसा है, कोई हमला कर सकता है, सुरक्षा को खतरा है। अब इन्होंने जब बनाया संगठन, उसका नाम रखा नाटो, जिसको लीड कर रहा है बड़का वाला अमेरिका। तो अब ये सुरक्षा अगर होगी तो कैसी सुरक्षा होगी? एक एक देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये बोला जाएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी, क्योंकि हमने मिल के बना लिया। अब होगी सुरक्षा कैसी? कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा की जाएगी। तो ये कौन सा संगठन है? सुरक्षा संगठन तो है, लेकिन सामूहिक सुरक्षा संगठन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में हो जाएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब कलेक्टिव सिक्योरिटी तो हो गया, इसका मतलब क्या है? सबकी सुरक्षा होगी इसके माध्यम से। दूसरा मतलब इसका ये है कि अगर रूस ने इस देश पर हमला किया, मतलब एक देश पर रूस ने हमला किया, कोई भी देश है जो उसका सदस्य है नाटो का, एक देश पर हमला सब देशों पर हमला माना जाएगा। तो मान लीजिए रूस ने इस पर हमला कर दिया ए पर, तब यह माना जाएगा कि रूस ने इन सभी देशों पर हमला किया है। और जब ऐसा मान लिया जाएगा सभी देशों पर हमला हुआ है, तब क्या होगा? सभी देश मिलकर जवाब देंगे, सभी देश मिलकर लड़ेंगे। ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। मिलकर लड़ेंगे क्या? नाटो बना रखा है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। ये अपने सिपाही भेज देंगे, ये अपने सिपाही भेजेंगे, फिर पैसा भी देंगे। ये हो गई कलेक्टिव सिक्योरिटी का फ़ायदा। तो यूरोप के देशों को तो कलेक्टिव सिक्योरिटी मिली हुई है नाटो से, और नाटो को लीड कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने 5 जगहों पर न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं। न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियार, मतलब वही परमाणु बम। कौन कौन से देश हैं? आपको देश याद नहीं रखने हैं यहाँ पर, क्योंकि वो आप कंसर्न है नहीं हमारा। बस हमें ये पता हो कि हाँ इन्होंने कर रखे हैं। तो 5 देशों में इन्होंने कर रखा है, जैसे कि आपका जर्मनी है, बेल्जियम है, इटली है, ठीक है, और टर्की और नीदरलैंड। टर्की जिसको बोलते थे, जिसका नाम हो गया तुर्की, ठीक है। तो इन 5 देशों में ऐसा रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं नाभिकीय हथियार। क्या है? रिपोर्टेड है, ऐसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। तो अब बात ये आ गई कि फ्रांस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? तो फ्रांस ने भी कहा कि हम भी, हमारे भी जिसको चाहिए वहाँ हम सिक्योरिटी तैनात करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर अमेरिका ने जो तैनात किए हैं 5, इनका सिद्धांत क्या है? कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? तो एक तो ये है कि उस पर जो ऑनरशिप होगी, मान लीजिए ये एक मिसाइल है, कौन सी? नाभिकीय मिसाइल है, क्योंकि खतरा साला नाभिक का ही है सब कुछ। यहाँ होता है आके बम जो भी बना हुआ है, ठीक है। अब ये मिसाइलें किसी देश में लगा दी गई, अमेरिका ने लगा दी, तो इस मिसाइल पर ऑनरशिप अमेरिका की होगी। ऑनरशिप, ऑनरशिप किसकी होगी? यूएसए की। ऑनरशिप को क्या बोलते हैं? अधिकार, ठीक। ये मिसाइल अमेरिका की ही रहेगी, इसका मतलब सिर्फ ये है ऑनरशिप। कंट्रोल किसका होगा? कंट्रोल, कस्टडी,
कस्टडी और कंट्रोल वो भी किसका होगा? अमेरिका को होगा। मतलब दूसरे देश में लगी तो है, लेकिन इस पर कंट्रोल रखेगा अमेरिका। तीसरी बात, इसको इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए निर्णय तो लेना पड़ेगा ना, कब जो है मिसाइल छोड़नी है और किस पर छोड़नी है। तो ये निर्णय कौन लेगा? अमेरिका। ये है प्रिंसिपल। मतलब ये है एक देश, यहाँ पर एक मिसाइल है तैनात, इस मिसाइल पर जो स्वामित्व होगा, ऑनरशिप का मतलब होगा स्वामित्व, सबसे अच्छा। इसका स्वामी कौन? अमेरिका। इस पर कंट्रोल भी कौन करेगा? अमेरिका। कैसे करेगा? यहाँ पर बेस बनाएगा, उसके सैनिक यहाँ रहेंगे। और इसको कब इस्तेमाल करना है, इस पर निर्णय कौन करेगा? अमेरिका। हाँ, ये अलग है, कंसल्टेशन करेगा, नाटो का मामला है तो कंसल्टेशन कर लेगा, लेकिन फिर भी इसी का कंट्रोल रहेगा। ये है इसका प्रिंसिपल। फ्रांस ने भी यही सुझाव दिया है कि हम भी लगाएंगे, जिसको लगवाना है लगवा लो, लेकिन प्रिंसिपल यही रहेगा जी। तो कोई फ्रांस का नया प्रिंसिपल नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो इसे रोकता हो? क्या ऐसा कानून है जो नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकता हो? तो आप लोग लिख लीजिए, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, जो इनको रोकता हो। इनको से मतलब नाभिकीय हथियारों को, न्यूक्लियर वेपन्स। तो ऐसा कानून है कि नहीं है? तो है। पहली बात तो यही है कि है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूक्लियर NPT। न्यूक्लियर और NPT का मतलब हो जाएगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये रोकती है नाभिकीय हथियारों को किसी भी देश को देने से, संधि। हिंदी में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, मतलब मैं पूरा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर तो नाभिकीय हो गया। नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि इसको वृद्धि से रोकना, बढ़ने ना देना, बढ़ने से रोकना, या ज़्यादा अच्छा है विस्तार से रोकना। किसके विस्तार को? नाभिकीय हथियारों के विस्तार को रोकना। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संधि है जो नाभिकीय हथियारों के विस्तार को रोकती है। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं? इस एडॉप्ट कब की गई थी, मतलब हस्ताक्षर कब हुआ? 1968 में। फोर्स में कब आई? फोर्स में मतलब लागू कब हुई? वो हुआ 1970 में। यहाँ भी अमेरिका शामिल है। संधि की मुख्य बातें क्या हैं भाई? इसी में खेल है। मामला क्या है कि विस्तार से रोकना, किसको विस्तार को? जो नाभिकीय हथियार है। नाभिकीय हथियार जब मैं बार बार कह रहा हूँ तो इसका मतलब है परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। तो इनका विस्तार ना हो, इसके लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया? कि जो NPT ये संधि है, न्यूक्लियर NPT, इसके अंतर्गत दो तरह के राज्य हैं, दो तरह के मेंबर्स हैं। कैसे? एक तो होगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, नाभिकीय हथियार वाले राज्य, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स
नाभिकीय हथियार वाले राज्य, राज्य से यहाँ मतलब देश से है, ठीक है, पॉलिटी वाला जो स्टेट होता है उसका रेफरेंस है यहाँ पर। और दूसरा इधर रेफरेंस है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, नॉन NWS। ये क्या है? जिनके पास नाभिकीय हथियार है वो कितने देश मान रहा है? इन्होंने बताया इस संधि के अनुसार, क्या है, इस संधि के अनुसार 5 स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। कौन से? पहला तो अमेरिका ही है, दूसरा है रूस, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस, और इसके बाद बचा आपका UK। इनको माना गया कि 5 ये देश है जिनके पास नाभिकीय हथियार है। बाकी जो देश बचे वो यहाँ हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार नहीं है। नान का मतलब क्या हुआ? नहीं। तो जिनके पास नहीं है नाभिकीय हथियार वो ये हैं। तो NPT के तहत देशों की 2 कैटेगरी बनाई, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिनके पास नाभिकीय हथियार हैं और जिनके पास नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। एक तो बात ये हो गई संधि की। दूसरी बात क्या किया गया, इन्होंने कहा, इसमें ये कहा गया कि जो NWS है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, NWS मतलब ये 5 लोग जो हैं, और बाकी बचे हुए देश जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, ये लोग इनको क्या नहीं करेंगे? नाभिकीय हथियार की सप्लाई, नाभिकीय हथियार नहीं देंगे। नाभिकीय हथियार क्या करेंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे का मतलब ये भी है नहीं बेचेंगे किसी भी तरीके से। तो 2 बातें ये हो गई। तीसरा बात इसमें ये था कि जिन लोगों के पास हथियार हैं उनको डिसआर्मामेंट के लिए प्रयास किया जाएगा। डिसआर्मामेंट, निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया जाएगा। 5 लोगों के पास है तो उसके लिए क्या करेंगे? निःशस्त्रीकरण के प्रयास किए जाएंगे। और निःशस्त्रीकरण में क्या करेंगे? पहले संख्या कम करो जिनके पास अपने हथियार हैं। एक और बात इसमें थी, तो 1 2 3 बात एक ही है, उसको बार बार घुमा फिरा के बातें कही जाती हैं, तो वो आपको याद रखना है, यही बात, ठीक है। एक बात और थी कि शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए नाभिकीय टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तकनीकी लिखिएगा, नाभिकीय तकनीक, इसकी अनुमति दी गई। शांतिपूर्ण उपयोग क्या होता है? इससे आप नाभिकीय रिएक्टर बना सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर बनाइए तो उससे क्या होगा? ऊर्जा। मेडिकल क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई वैरायटीज़ बनाने में यूज़ करते हैं म्यूटेशन के द्वारा। म्यूटेशन आप लोग समझ रहे होंगे, उत्परिवर्तन, ठीक है। तो इसके लिए इसकी अनुमति दी गई थी इसमें। अब देखिए यहाँ पर मामला है ये वाला जिसे हमें समझना है। यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र की अनुमति नहीं है ना। तो अमेरिका ने तो लगा रखे हैं 5 देशों में, तो लगा रखे हैं लेकिन बेचा तो नहीं है। टेक्निकल पॉइंट यही है, अमेरिका ने दूसरे देश में लगा रखा है, उस पर कंट्रोल किसका है? अमेरिका का। अंतिम निर्णय कौन लेगा? अमेरिका, यूज़ करना है कि नहीं करना है।
उसकी देखभाल कौन करता है? अमेरिका। तो उसने बेचा थोड़ी ना है फिर, है ना। ये इनके समझाने का तरीका है अमेरिका वालों का, या संधि के अनुसार है, ठीक है। अब यहाँ पर नोट में कुछ बात लिख लेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट था ही। नोट क्या है? यह संधि मानती है कि सिर्फ 5 लोग या 5 देशों के पास हथियार हैं। कौन से? नाभिकीय हथियार, इस संधि के अनुसार। क्यों? क्योंकि इस संधि से पहले जिन लोगों के पास आ गए थे हथियार उनको माना गया। लेकिन इसके अलावा 4 देश और हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार हैं, लेकिन वो उन देशों को ये स्वीकार नहीं करती है संधि। कौन से हैं? एक तो हम लोग खुद ही हैं, दूसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, तीसरा है इजराइल, और चौथा है कोरिया। कौन सा? नॉर्थ कोरिया। ठीक, इन 4 देशों के पास भी हथियार हैं, लेकिन ये संधि ऐसा नहीं मानती है। तो कभी जवाब देना है तो इस बात को स्पष्टतः याद रखते हुए जवाब देंगे। नॉर्थ कोरिया तो पहले सदस्य था इसका, एनपीटी का पहले था, लेकिन अब नहीं है, तो लिख लेंगे। और भारत ने भी इसका साइन नहीं किया हुआ है एनपीटी पर, जो अभी संधि पढ़ रहे थे न्यूक्लियर एनपीटी। भारत भी साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, इजराइल ने भी नहीं किया है। बाकी विश्व के लगभग देश को साइन कर चुके हैं, 190 के आसपास। तो ये बात याद रखेंगे कि अक्सर बात आ जाती है कि भारत मेंबर है कि नहीं है। तो भारत नहीं है, भारत ने मना कर दिया है। क्या कर दिया है? रिफ्यूज़ कर दिया है कि भैया हो हम साइन नहीं करेंगे। कारण? कारण एकदम सिंपल है। जब पहली कंडीशन आपने ये पढ़ी, ये वाली, मैं यहीं बता दे रहा हूँ आपको, अलग से क्यों लिखूंगा मैं। ये जो कंडीशन है, नाभिकीय हथियार वाले सिर्फ 5 देश रहेंगे, बाकी सारे नॉन एनडब्ल्यूएस रहेंगे। और कोई भी, ये जो देश है इसमें ये भी कोई भी ना तो नाभिकीय हथियार खरीदेगा इनसे, और ना ही उनका विकास करेगा। ये सब ना ही इनका विकास करने का प्रयास करेगा। तब भारत का यही विरोध है कि भाई तुमने बना लिया ये न्यूक्लियर वेपन, हम ना बनाए, ये कैसे? या तो तुम अपना भी नष्ट करो तो हम भी नहीं बनाएंगे। तो यही है कि ये भारत के साथ क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी है। नेचर क्या है इसका? प्रकृति डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की है, मतलब भेदभाव करती है कि ये एक देश बना ले वो देश ना बनाए, तो भेदभाव पूर्ण है। तो इसीलिए भारत ने इसको साइन नहीं किया, और भारत ने अपना नाभिकीय हथियार बना भी लिया है। तो एक मेजर कंसर्न है कि ये पक्षपातपूर्ण है या भेदभावपूर्ण है। कुछ देशों को कहती है कि तुम हथियार रखो, कुछ कहती है कि तुम मत रखो। ठीक, तो ये हो गया आपका जो एक कंसर्न आया था उसमें वो। इसके बाद एक टॉपिक है जो चर्चा में है, उसी में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया हुआ है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। समझते हैं। मामला जुड़ा हुआ है न्यूज़ में, क्यों है? मणिपुर में, मणिपुर में वहाँ से ये न्यूज़ में है क्योंकि मणिपुर में क्या लागू हुआ इस समय? राष्ट्रपति शासन लागू है। और अब फिर से सरकार बनाने की बात चल रही है, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये राष्ट्रपति शासन लागू है। कौन सा अनुच्छेद इससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 356 संविधान का अनुच्छेद है 356, जिसके तहत राष्ट्रपति को शक्ति है क्या करने की? राष्ट्रपति शासन लागू करने की।
अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं किया गया, शब्द नहीं है वहाँ पर। वहाँ है पर जो शब्द है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। बट एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 जुड़ा हुआ है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। इसी अनुच्छेद को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कब, संविधान सभा में जब बात हो रही थी, कि उम्मीद करते हैं कि इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया जाएगा या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहा था यह एक डेड लेटर होगा, इट विल बी अ डेड लेटर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यही कि निम्न में से किस अनुच्छेद को अंबेडकर साहब ने डेड लेटर कहा था, तो ये हो जाएगा 356। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किस अनुच्छेद को डेड लेटर कहा था, तो 356 हो जाएगा। या किस अनुच्छेद को डेड लेटर कहा जाता है, तो भी वही बात है। अब हम समझते 356। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा, कब, तो जब राज्य का शासन, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो। अब संविधान के अनुसार न चल रहा हो, ये बात बहुत वेग है कि है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डिसाइड कौन करेगा, तो ये बाद में हम चर्चा करेंगे आगे चलते हुए। तो ये बात चलो हो गई। रिपोर्ट कौन देगा, राज्यपाल रिपोर्ट देगा, किसको, राष्ट्रपति को। किस बात की रिपोर्ट देगा, इस बात की कि राज्य का शासन, फला राज्य का शासन या मणिपुर का शासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट आएगी और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। यहाँ याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति काम करता है कैबिनेट की सलाह से। तो बेसिकली रिपोर्ट आती है राष्ट्रपति के पास और कैबिनेट उस पर एडवाइज करेगी राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति शासन लगाना है कि नहीं लगाना है। क्योंकि इसकी सलाह बाध्यकारी होती है, तो साइन राष्ट्रपति ही करता है। आपसे कोई पूछेगा तो जवाब वही देना है कि राष्ट्रपति शासन कौन घोषणा करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लगाता कौन है, तो भी राष्ट्रपति ही लगाता है। लेकिन यहाँ पर है, क्या राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही लगा सकता है राष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को अन्यथा भी कहीं समाधान हो जाए, अदरवाइज अन्यथा ये समाधान हो जाए, किस बात का समाधान हो जाए, कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। मतलब कहीं और से अगर राष्ट्रपति को पता चल जाए कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से नहीं चला रहे हैं, कोई राज्य है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अन्यथा में कैसे पता चलेगा, एक अनुच्छेद है 365। 356 का उल्टा करोगे तो 65 आ गया, याद रखेंगे उससे। 365 में ये लिखा हुआ है कि राज्य का यह कर्तव्य है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, क्या कर्तव्य है, कि वह संघ के आदेशों को, किसके,
संघ सरकार, संघ का मतलब हुआ संघ सरकार, ठीक है। संघ सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार। संघ के आदेशों को या निर्देशों को लागू करेगा। यदि राज्य संघ के द्वारा दिए गए आदेशों को, संघ सरकार, केंद्र सरकार या इस समय जो चल रही सरकार मोदी सरकार, तो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों को अगर कोई राज्य लागू नहीं करता है या लागू करने में फेल होता है तो ये मान लिया जाएगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। और जब मान लेंगे तब राष्ट्रपति को आदेश तब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगा कि भाई वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो दो बातें स्पष्ट हो गई आपको। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, केवल राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी नहीं बल्कि अन्य आधारों पर भी लगा सकता है, और अन्य आधार आपके पास है 365। ठीक। अब राष्ट्रपति शासन जब लग गया तब क्या होगा? उसके लगने के बाद ये होता है कि वहाँ पर इस जो प्रस्ताव है, राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव है लगाए जाने का, इसको रखा जाएगा संसद में, संसद के पटल पर रखा जाएगा। पटल का मतलब वही संसद के सामने रखा जाएगा, और इसको टाइम लिमिट भी है कि एक निश्चित समय के भीतर रखना है सदन में, तो 2 महीने के भीतर रखना है, 2 मंथ। जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हुई यहाँ पर, तो उसके 2 महीने के भीतर आपको संसद के सामने रखना है, और जब संसद के सामने आएगा तब संसद उसको क्या करेगी? पारित करेगी, या एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। पारित करेगी तो पारित करने का बहुमत क्या होगा? तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको साधारण बहुमत से पारित करना होगा, बस सिंपल मेजॉरिटी। अगर पारित नहीं होता है तो रिजेक्ट हो गया, अगर रिजेक्ट हो गया तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। तो पारित करना होगा साधारण बहुमत से। पारित हो गया। अब पारित होने के बाद क्या होगा? तब 6 महीने के लिए लागू रहेगा। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए लागू। कब से? जब से घोषणा हुई थी। मान लीजिए कि 1 जनवरी को घोषणा हुई तो 30 जून तक लागू रहेगा। इसी बीच में किसी दिन पास कर सकते हैं, मान लीजिए फरवरी में पास हो गया यहाँ पर, ठीक। 6 महीने गुजर गए, 30 जून आ गई, तो 30 जून के बाद अब क्या होगा? 30 जून के बाद फिर से संसद के सामने रखना पड़ेगा प्रस्ताव। अगर आपको राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाना है तो संसद फिर अनुमति देगी, और फिर अनुमति देगी तो कितने महीने की? 6 महीने की। ऐसे करते करते कितनी अनुमति आपको मिल सकती है? 3 साल की। लेकिन हर बार अनुमति मिलेगी सिर्फ 6 महीने की, तो कुल अनुमति आपको मिलेगी 3 साल के लिए। आपको मतलब संघ सरकार को। इसके आगे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। तब क्या होगा? करवाना पड़ेगा चुनाव, हर हाल में चुनाव करवाना होगा या चुनाव होगा। और जब चुनाव होगा तो नई सरकार चुन के आएगी, नए विधायक आएंगे, विधायक मिलकर सरकार बनाएंगे। सरकार हो गई तो हो गया काम खत्म। यही तो उद्देश्य है किसी राज्य में सरकार की बहाली करना। तो ये चक्र चलेगा सरकार के बनने तक। तो ये तो हमने इसकी पूरी आपको हिस्ट्री बता दी कि क्या मामला है पूरा। एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ लीजिए, संसद के पटल पर जब आपका प्रस्ताव जाएगा और संसद जब पारित कर देगी, इस स्थिति में पहली बार की बात है, प्रस्ताव संसद के सामने गया, संसद ने पारित कर दिया, इसके बाद विधानसभा भंग होगी।
इसके पहले भंग नहीं होगी, पारित होने के बाद विधानसभा भंग होगी। इसके पहले कौन सी स्थिति में रहेगी? इसके पहले स्थिति रहेगी इस विधानसभा की सस्पेंडेड रहती है। विधानसभा है बट सस्पेंड है, बस ख़त्म नहीं हुई है। ये संविधान में नहीं है। मामला गया था एक बार सुप्रीम कोर्ट। कहाँ गया था मामला? सुप्रीम कोर्ट। होता क्या था कि बहुत इसका दुरुपयोग किया गया। आर्टिकल 356 का बहुत दुरुपयोग किया गया सरकारों के द्वारा। जैसे कोई राज्य में किसी पार्टी की सरकार है तो लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में वो पार्टी हार गई, सीटें कम आई। कौन सी पार्टी? जिसकी राज्य में सरकार है। मान लीजिए कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है या XYZ किसी की भी सरकार है और लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव हुआ और ये पार्टी मान लीजिए हार गई लोकसभा के चुनाव में। सरकार इसकी स्टेट में है, तब केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की बन गई, मान लीजिए कांग्रेस की बन गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये सरकार यहाँ हटा देती थी इसी आर्टिकल से कि भाई तुम यहाँ पर लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, इसलिए सरकार जो जनता का समर्थन है तुमको प्राप्त नहीं है, अतः सरकार खत्म, दोबारा चुनाव। तो ऐसा हुआ है, बीजेपी के द्वारा भी किया गया, कांग्रेस के द्वारा भी किया गया 1970s वगैरह में, बड़े पैमाने पर जब जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, इसके अलावा कई जगहों पर अन्य आधारों पर भी हुआ है। तो अब इसी वजह से ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, एक मामला है SR बम्बई जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें इसी निर्णय में फिक्स कर दी कि भाई कैसे कैसे प्रोसीजर चलेगा। एक तो कर दिया कोर्ट ने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसका आधार क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर ही लगाएंगे। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, एक बात। दूसरी बात, सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में नहीं लगाएंगे। मतलब ये कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, इसलिए जो है 356 लगा दो, ये अनुमति नहीं है। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा जो भी अगर सरकार लगा देती है इसके बाद भी, तो उसका होगा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा होगी उसकी। न्यायिक समीक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। न्यायिक समीक्षा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सरकार ने कोई निर्णय लिया, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगाया, अब इसको कोर्ट में चैलेंज कर दो और कोर्ट निर्णय दे, यही है जुडिशियल रिव्यू। तो राष्ट्रपति शासन का जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब इस मामले में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय अपना सुनाएगा। तीसरी बात, विधानसभा जो होगी सस्पेंडेड स्टेट में रहेगी। सस्पेंडेड रहेगी कब तक? घोषणा आपने कर दी, ठीक है, लेकिन सस्पेंडेड रहेगी घोषणा होने के बाद। लेकिन ये कब तक रहेगी? ये तब तक रहेगी जब तक कि संसद के द्वारा प्रस्ताव पास नहीं हो जाता। ठीक, तो ये कुछ शर्तें तय की सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में। अब इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, किसका? जुडिशियल रिव्यू का। अभी हाल ही में 2016 का मामला है।
केंद्र सरकार ने 2 जगहों पर राष्ट्रपति शासन लगाया। एक है उत्तराखंड और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अगर मुझे सही याद है तो उत्तराखंड में शायद कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर भी नेफ्यूरियो या शायद अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे उस समय। इन दोनों ही जगहों पर लगा दिया था बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जो है हमारी, उसने लगाया था। ठीक, एनडीए की जो सरकार है, ये दोनों ही लोग, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इस राष्ट्रपति शासन को जो 2016 में लगाया गया था, इसको चैलेंज किया। कहाँ? ये चैलेंज होगा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को क्या किया? राष्ट्रपति शासन हटा दिया। मतलब कहा, राष्ट्रपति शासन हटाया नहीं गया, यह बोला कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो विधि सम्मत नहीं है, विधि सम्मत या कानून के हिसाब से नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है। और जब कोई विधि सम्मत नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर देती है, निरस्त कर देती है। और जब निरस्त कर दिया तो क्या होगा? सरकार पुनः बहाल हो जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? सरकार की बहाली हो जाएगी, वही सरकार फिर से वापस आ जाएगी। तो ऐसा हुआ 2016 में। इसके पहले का एक इंस्टेंस अगर देखते हैं 2005 का, तो 2005 में भी ऐसा एक इंस्टेंस हुआ था। वो कहाँ का है? वो बिहार का है। ईयर आपको नहीं याद रखने हैं, स्टेट से याद रहते हैं, उसी से आप एग्जाम्पल कोट करके आगे बढ़ जाइए। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।